नमस्कार भैया। विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का पाठ 2 जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वर्गीकरण के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की, जिसके अंतर्गत हमें द्विजगत, त्रिजगत, चतुर्जगत, पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली के बारे में पढ़ा कि कौन कौन किस किन वैज्ञानिकों ने कब कब कौन सी जगत प्रणाली विकसित की। तो हम वर्तमान समय में पंचजगत वर्गीकरण प्रणाली का अध्ययन करते हैं। तो इस पाठ में हम पंचजगत वर्गीकरण प्रणाली का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत 5 जगतों का निर्माण हुआ। मोनेरा जो व्हाइटेकर थे, R.H. व्हाइटेकर ने 5 जगत बनाए थे, पंचजगत प्रणाली विकसित की थी, जिसमें 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, ये 5 जगत बनाए थे। अब हम इन जगत का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम जगत मोनेरा की, कि मोनेरा जगत के अंदर कौन से जीवों को रखा गया है, उन जीवों में कौन से लक्षण प्रमुख होते हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। तो इस पाठ में हम सबसे पहले जगत मोनेरा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जगत जो मोनेरा होते हैं, तो इसके बारे में, इस जगत में जो प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं, इनके बारे में आपको पहले भी बताया गया, एक बार पुनः बताते हैं। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो इस प्रकार की कोशिका होती है जिसमें DNA होता है, वो केंद्रक कला से अवतरित नहीं होता है, ढका हुआ नहीं होता है। DNA है वो जीव द्रव्य में, कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ पाया जाता है, या इसी प्रकार से पाया जाता है। तो इस प्रकार का जो DNA होता है उसको केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। दूसरा प्लाज्मिड जो होता है वो भी एक प्रकार का DNA, गोलाकार DNA होता है, जो कोशिका के बाहर भी जनन कर सकता है या जनन में भाग ले सकता है। एक इसमें कोई भाग होता है मिसोसोम, जो श्वसनांग होता है, जो इनका मोनेरा जीव के जीवों का कोशिका अंग होता है। ठीक है, ये इसी के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं, ATP का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें 70S प्रकार के राइबोसोम, 2 प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केवल 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो कोशिका होती है जिन जीवों में पाई जाती है उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो मोनेरा जगत में केवल प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। बाकी जो 4 जगत हैं उनमें यूकैरियोटिक जीव आते हैं, उनका हम अध्ययन आगे करेंगे। इसलिए इसे प्रोकैरियोटा, मोनेरा जगत को प्रोकैरियोटा जगत भी कहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटा जगत। इसके कुछ महत्वपूर्ण जीवाणु हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटी, साइनोबैक्टीरिया, इसके प्रमुख भाग होते हैं या प्रमुख जो जीव होते हैं वो होते हैं। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मुख्यतः क्या होता है कि जो मोनेरा जीव होते हैं वो, उसमें जीवाणु आते हैं, नीलहरित शैवाल आते हैं, माइकोप्लाज्मा मुख्य रूप से आते हैं। तो इनको 3 भागों में, एक जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल होते हैं। तो इन जीवों में जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है कि जो मोनेरा जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। इनका शरीर है वो एक कोशिका का बना होता है। सभी जैविक क्रियाएं होती हैं वो एक कोशिका के माध्यम से संपादित होती है, चाहे वो श्वसन हो, भोजन ग्रहण हो, उत्सर्जन हो, सारी प्रक्रियाएं एक कोशिका के माध्यम से ही संपादित होती है, क्योंकि इनका शरीर है वो एक कोशिका का ही बना हुआ होता है। दूसरा है इनका आवास। तो ये आवास, ये पृथ्वी पर सभी जगह पर पाए जाते हैं, चाहे वो गर्म क्षेत्र हो, चाहे वो ठंडा प्रदेश हो, या किसी भी प्रकार का वातावरण हो, सभी वातावरण में ये पाए जाते हैं। तो ये जल में पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, लवणीय मृदा में पाए जाते हैं, गर्म जल में पाए जाते, जल स्रोतों में पाए जाते हैं, सड़े गले पदार्थों में पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं, जंतु और पौधों में परजीवी के रूप में भी ये पाए जाते हैं। तो
इनका आवास मतलब कहने का मतलब ये सभी प्रतिकूल आवास जहाँ पे कोई जीव नहीं रह सकता वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। इनकी जो कोशिका का आकार अत्यंत छोटी होती है। इनकी जो कोशिका होती है वो अत्यंत छोटी होती है, सूक्ष्मदर्शी से ही इसको देख सकते हैं। तो इनकी कोशिका का जो आकार होता है वो 1 म्यू मीटर लंबी होती है। इसकी कोशिका की लंबाई होती है वो कितनी होती है? 1 म्यू मीटर, बहुत अत्यंत बहुत छोटी। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है तो ये इनके चारों ओर कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति है और ये कोशिका झिल्ली है जिसे प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं हम। ये कोशिका भित्ति है। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो इसमें सेल्यूलोज नहीं, पादप कोशिकाओं में तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। तो वो सेल्यूलोज रहित एक अन्य पदार्थ होता है जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकोन। ये पूरा एक नाम है पेप्टाइडोग्लाइकोन, उसकी बनी होती है या फिर पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। केंद्रक झिल्ली रहित जो गुणसूत्र जो आनुवांशिक पदार्थ होता है इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है, जो केंद्रक झिल्ली रहित होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसमें क्या है कि जो यूकेरियोटिक जीव होते हैं उनमें जो केंद्रक झिल्ली युक्त जो डीएनए होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन होती हैं जैसे H2A, H2B, इसके अलावा B1, H3 है, इसके अलावा H2B है, H2A है, H3 है, H4 है। ये हिस्टोन प्रोटीन है। H2A, H2B, H3, H4 ये किस में पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं के जो डीएनए होते हैं उनमें पाई जाती हैं। इनमें इनका अभाव होता है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है जिन्हें। तो इस प्रकार का जो डीएनए होता है उसको हमने अभी पढ़ा, इसकी संरचना में इनको क्या बोलते हैं? केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो अब अगला लक्षण है इसका कि कोशिका में जो विकसित कोशिकांग होते हैं जैसे गोल्जिकाएँ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, अंतःपृथ्वी जालिका है, ये इनका अभाव होता है। तो ये इनके अंदर वो देखो अभी किसी कोशिका में ये सारे अंग नहीं पाए जाते हैं इसके कोशिका द्रव में, तो इनका अभाव होता है। अगला आपने पढ़ा अभी कि इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70 प्रकार के होते हैं। तो ये भी इसका प्रमुख लक्षण है कि राइबोसोम है वो किस प्रकार के होते हैं? 70 प्रकार के। अब हम एक अन्य लक्षण आगे बढ़ते हैं कि जो इसमें रिक्तिकाएं हैं वैसे तो इसमें नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है, लेकिन कुछ में इनमें गैस रिक्तिकाएं पाई जाती है। रिक्तिकाएं प्राय इनमें अनुपस्थित होती है परंतु कुछ में गैस रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इनमें वैसे रिक्तिकाओं का क्या होता है? अभाव होता है। कसाबिकाएँ इनमें क्या होती है? उपस्थित या अनुपस्थित होती है। कुछ में जैसे ये कसाबिकाएँ पाई जाती है, कुछ में इनमें नहीं पाई जाती हैं। तो जिनमें कसाबिकाएँ पाई जाती है वो चल प्रकार के होते हैं, गति कर सकते हैं। जिनमें कसाबिकाएँ नहीं पाई जाती हैं वो अचल प्रकार के होते हैं। तो कसाबिकाएँ उपस्थित या अनुपस्थित होती हैं। इनमें जो प्रजनन होता है वो या तो इनमें कायिक प्रजनन होता है पुनरुद्भवन या अन्य किसी प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, विखंडन द्विखंडन, उनमें से कायिक प्रजनन होता है, या अलैंगिक प्रकार का इसमें प्रजनन पाया जाता है। तो इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है। इसमें जो डीएनए होता है जैसे ये कोशिका है, इसका डीएनए क्या होता है? 2 भागों में विभाजित हो गया, फिर इससे क्या बन गई? 2 कोशिकाएं बन गई। डीएनए जो आनुवंशिक पदार्थ है वो 2 भागों में विभाजित हो गया और प्रत्येक विभाजन से इसकी 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। डीएनए के चारों ओर कोशिका भित्ति का झिल्ली का विभाजन होके, तो डीएनए के विभाजन के पश्चात इसमें 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। प्रत्येक कोशिका से क्या बन जाता है? एक नया जीव बन जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ का क्या होता है? विभाजन होता है। तो इसमें या तो जनन है तो वो कायिक प्रकार का होता है या अलैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। इसके अलावा आनुवंशिक पुनर्योजन भी इसमें पाया जाता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ है जो किसी दूसरी कोशिका से इसमें आके उससे
पुनर्योजन होके जुड़ के फिर जनन करते हैं, तो उसको बोलते हैं आनुवांशिक पुनर्योजन। कोई दूसरी जीव का जो आनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर प्रवेश करके इसके साथ जुड़ के, इस डीएनए के साथ जुड़ के, उसका डीएनए जुड़ के आनुवांशिक पुनर्योजन द्वारा भी जनन करते हैं। जो इनमें श्वसन होता है, अभी हमने पढ़ा कि इसमें जो इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो अंतर्वलित हो जाती है, मतलब ऐसे इस प्रकार की अंतर्वलित होकर इस प्रकार की संरचनाएं बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, मिसोसोम। ये किससे बनती है? कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से इसका निर्माण होता है। तो इसी से ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। इसी से क्या करते हैं, ये श्वसन करते हैं। तो एक तरह से ये जैसे यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है वह है इसमें मिसोसोम करते हैं। तो कोई प्रश्न जैसे आपको पूछे कि मिसोसोम किसके सदृश्य कोशिकांग का होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश्य या उसके कार्य के अनुसार इसका कार्य है। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिका में जो कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो मिसोसोम होता है वो इसका कार्य करता है। तो श्वसन है इसमें मिसोसोम द्वारा होता है। पोषण के ये इसमें स्वपोषी भी होते हैं, विषमपोषी प्रकार के होते हैं। जैसे स्वपोषी में इसमें दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी या जो रसायन संश्लेषी जीव होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण वो करते हैं जिनमें हरितलवक पाया जाता है, वो जीव साइनोबैक्टीरिया है जैसे। और रसायन संश्लेषी जीव जो रासायनिक पदार्थों द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन का, ये जो होते हैं वो नाइट्रोजन का सल्फर का उपयोग करके, नाइट्रोजन का उपयोग करके, अमीनो अम्ल का उपयोग करके अपने भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वो कहलाते हैं रसायन संश्लेषी जीव। तो जिनमें हरितलवक पाया जाता है वो प्रकाश संश्लेषी, जो प्रकाश संश्लेषी क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और एक होते हैं रसायन संश्लेषी, जो सल्फर, अमीनो अम्ल या अन्य जो भी पदार्थ होते हैं रासायनिक पदार्थ, उनका उपयोग करके ये अपना भोजन निर्माण करते हैं। ठीक है। और पर विषमपोषी यानी परपोषी है, इसमें एक परजीवी होते हैं, वो अन्य जीवों के आंत में या उनके शरीर पर या अन्य जीवों पर पाए जाते हैं। सहजीवी वो होते हैं, जैसे राइजोबियम है। राइजोबियम होता है वो लेग्यूमिनेसी जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, तो वो सहजीवन यहाँ पर के राइजोबियम है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मृतोपजीवी भी होते हैं जो सड़ी गली वस्तुओं पर अपना जीवन यापन करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये विषमपोषी में ये परजीवी प्रकार के भी होते हैं, सहजीवी प्रकार के भी होते हैं, मृतोपजीवी प्रकार के भी पाए जाते हैं। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से जीवाणु, नील हरित शैवाल या माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जीवाणु के बारे में अध्ययन करते हैं कि जीवाणु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे ये जीवाणु है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आद्य बैक्टीरिया और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। एक होते हैं आद्य बैक्टीरिया जिनको ऑर्की बैक्टीरिया बोलते हैं या आदिम बैक्टीरिया बोलते हैं, और दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया जिन्हें विकसित बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये आदिम बैक्टीरिया है जिनमें ये इनको जीवित जीवाश्म भी कहते हैं, क्योंकि इनमें इनकी जो कोशिकाएं वो अत्यंत सरल प्रकार की पाई जाती हैं। तो पहले हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, आद्य बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं कि इनमें क्या विशेषताएं होती हैं, ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो जो आर्की बैक्टीरिया है ये विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे अत्यधिक ताप, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है 80 डिग्री से 100 डिग्री टेम्परेचर तक होता है, जहाँ ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी होती है या जहाँ पे अत्यधिक दाब होता है, उच्च लवणता होती है, उच्च अम्लीयता होती है आदि आवासों में रहने में ये सक्षम होता है, यानी ये ऐसे आवासों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये इनकी कोशिका भित्ति विशेष रूप से प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड मैंने आपको अभी बताया कि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो नॉन सेल्यूलोजिक पदार्थ होते हैं, जिनमें सेल्यूलोज नहीं पाए जाते। ऐसे प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं जिनमें सेल्यूलोज का क्या होता है अभाव, वो पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। ठीक है। इनकी कोशिका कला में लिपिड की शाखित श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। लिपिड होता है वो एक श्रृंखला के रूप में पाया जाता है, जो एक शाखा एक शाखित श्रृंखला के रूप में पाया जाता है।
इन्हें जीवित जीवाश्म कहते हैं। ये ध्यान रखना, इनको क्या बोलते हैं? जीवित जीवाश्म। ये एक प्रकार से जीवाश्म है, इनमें न कोई विकास हुआ न कुछ और हुआ, ये जीवाश्म के रूप में ही विशेष रूप से विभिन्न विपरीत वातावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियों में ये पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार का होता है मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस वे जंतु होते हैं जो मेथेन का निर्माण करते हैं। जो दलदल जो कीचड़ होता है उसमें मेथेनोजेंस जो जीवाणु होते हैं, जो मेथेनोजेंस जीवाणु होते हैं वो उस दलदल का, उस कीचड़ से मेथेन गैस का निर्माण करते हैं। तो ये दलदल जी ज़मीन में पाए जाते हैं। या फिर जुगाली करने वाले, जो जुगाली करते हैं, जैसे गाय भैंस जो अपने भोजन की जुगाली करती हैं, उन्हें रूबिनेंट्स जंतु बोलते हैं। जुगाली करने वाले जंतु को क्या बोलते हैं? रूबिनेंट जंतु। जैसे गाय भैंस है, उनकी आंत्र में पाए जाते हैं, उनकी आंत में ये पाए जाते हैं। और उनके आंत में ये जो गोबर होता है, ये गोबर में पहुंच जाते हैं। और गोबर का क्या करते हैं? उसका अपघटन करते हैं। और गोबर के अपघटन से कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस, जिसे हम जैव गैस कहते हैं, बायोगैस बोलते हैं, गोबर गैस बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है CH4, जो एक ज्वलनशील गैस है, जो भोज्य पदार्थों के निर्माण में या भोजन बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये एक ज्वलनशील गैस है जिसमें जलने से ऊष्मा मिलती है। तो इसके उदाहरण हैं, मेथेनोजेंस जीवाणु के उदाहरण है, जैसे मेथेनोबैक्टीरिया है, मिथेनोकोकस है। ये जो जीव है, ये जो जीवाणु है, जो मेथेनोजेंस जीवाणु कहलाते हैं, जो मेथेन का निर्माण करते हैं। अब दूसरा है जिसका हम पढ़ते हैं हेलोफिल्स जीवाणु। ये अत्यंत लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर मृदा में लवण की मात्रा या पानी में लवण की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती हैं। जैसे अमेरिका की एक झील है ग्रेट साल्ट लेक, जिसका नाम है, अमेरिका की एक झील है जिसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक। उसमें ये बहुत ज़्यादा संख्या में, मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि लवणीय मृदा में इनका प्रमुख आवास होता है, या मृदा है या पानी है, उनका प्रमुख आवास होता है। तो इसके उदाहरण है जैसे होलोबैक्टीरिया, होलोकोकस जीवाणु, इसके क्या उदाहरण हैं। एक तीसरा है थर्मोएसिडोफिल्स जीवाणु, जो अत्यधिक ताप कितना? 80 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी ये पाए जाते हैं। या जो ऐसी मृदा या जल जिसका pH क्या होता है? कम होता है, ऐसी मृदा में ये पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये सल्फर का उपयोग करके अम्ल बनाते हैं। इनकी एक विशेषता होती है, ये सल्फर का उपयोग करके अम्ल का निर्माण करते हैं, H2SO4 का निर्माण करते हैं। तो इसलिए वो जो जल जहाँ पर ये पाए जाते हैं वो जल क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो ये अत्यधिक ताप वाले या निम्न pH वाले गर्म झरनों में ये पाए जाते हैं। इनके उदाहरण हैं थर्मोप्लाज्मा। क्या नाम इसका उदाहरण क्या है? थर्मोप्लाज्मा या सल्फोबोलस, इसके उदाहरण हैं। तो ये इसके उदाहरण हो गए। अब हम अगला एक इसका प्रकार है यूबैक्टीरिया, जिनको वास्तविक बैक्टीरिया कहते हैं। इनके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम जो मोनेरा जीव हैं उनकी संरचना के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जीवाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इन जो भी आपको बताया गया है, लक्षण बताए गए हैं, प्रकार बताए गए हैं जीवाणु के, उनका अध्ययन कीजिए, उनके लक्षणों के, उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।